Good evening, children. Today I'm going to discuss about the interference of light. Okay. So basically interference का मतलब क्या है, interference का सेंस क्या है? जब दो लाइट वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही हों तो उनके सुपरपोजिशन की वजह से, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होता है कभी मैक्सिमम होता है कभी मिनिमम होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया डिटेल में, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। ये इंटरफेरेंस की स्टोरी उसके आगे की कहानी है। ठीक है, तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। व्हाट इज अ इंटरफेरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, शर्त क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब दो वेव के बीच में पहले तो ये हो फेज डिफरेंस ना ही हो तो अच्छा है, अगर हो भी तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ये शर्त क्लियर हुई। ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तीसरी शर्त क्या है? सेम डायरेक्शन में चले। उनके सुपरपोजिशन से, सुपरपोज ईच अदर, जैसे वो क्या करते हैं? सुपरपोज करते हैं। इनकी इंटेंसिटी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है एंड द इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, या रीडिस्ट्रीब्यूटेड becoming the maximum at the some point and minimum at the other point. तो this phenomena is called the interference of light. समझने की कोशिश करना कि इंटरफेरेंस एक्चुअली होता क्या है। ध्यान सुनिएगा, हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी, दो लाइट सोर्सेज हैं। क्लियर है? थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमने क्या किया, या सपोज दैट हमारे पास दो लाइट सोर्सेज हैं। लाइट सोर्स कैसे होने चाहिए? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। वो तभी पॉसिबल है। ये हमारे दो लाइट सोर्सेज हैं, S1 और S2। क्लियर है? और दो लाइट सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये तभी पॉसिबल है जब किसी एक सोर्स से बन करके आए। मान लो सिंगल सोर्स S है और उसके बाद दो सोर्स हमने इसे क्रिएट किया, S1 और S2। तो होगा क्या? ये हमारा, एक सेकंड, ये हमारा लाइट सोर्स है जहां से वेव निकल रहा है, वेव फ्रंट ये निकल रहे हैं। क्लियर है? जो डार्क लाइन है वो दिखा रहा है क्रस्ट को और जो डॉटेड लाइन है वो दिखा रहा है ट्रफ को। क्लियर है? ऐसे वेव फ्रंट चलेगा भाई, पॉइंट सोर्स है तो स्फीयर के फॉर्म में चलेगा। तो दिस इज अ वेव फ्रंट विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है? ये हमारा वेव फ्रंट है। S2 सोर्स जो वेव फ्रंट है, मैंने इसको रेड कलर में ले लिया। सपोज करो इससे जो वेव फ्रंट निकल रहा है वो ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट। क्लियर है? ट्रफ, क्लियर है? दिस इज अ वेव फ्रंट बाई S1 और S2, दो अलग अलग सोर्स से वेव फ्रंट निकल रहे हैं। आप देखिए, जब ये सुपरपोज हो रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन बताया था y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। उसके बेसिस हमने इसको कैलकुलेट किया था। अगर y1 हो a1 साइन ओमेगा टी और y2 हो a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमने कहा था आपसे। इनके सुपरपोजिशन से एक नया इक्वेशन बना था, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर आपको न याद हो तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरम, हमने वहां पे एक वीडियो बनाया है, आप उसमें जाकर के देखेंगे तो आर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की इक्वेशन मिलता है, जहां आर क्या है? एम्पलीट्यूड है। आर क्या है? एम्पलीट्यूड, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। आज बात सुनिए, ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू हमें बताया था कितनी होती है। पहले मैं इसके एक बार एनालाइज करता हूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, पहले समझते हैं। आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है a1 प्लस a2। क्लियर है? और जो मिनिमम वैल्यू है क्योंकि और होता है a1 माइनस a2। जबकि बताया था इस कंडीशन होता है जब cos फाइव क्या हो? 1। और वह तभी होता है जब फाइव की वैल्यू या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो प्लस 1 या n पाई हो, 2n पाई हो। क्लियर है? सेम वे ये तभी माइनस होगा जब cos फाइव क्या हो? -1 हो। वो तभी पॉसिबल जब फाइव की वैल्यू क्या हो? पाई, 3 पाई, 5 पाई अप टू सो ऑन 2n-1 पाई।
क्लियर है? ये चीज हमने डिस्कस की प्रीवियस वीडियो में, क्लियर है? अब देखिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, आते हैं यहां डिस्कशन करते हैं। जब दोनों सेम फेज मिलेंगे तो वहां एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। देखो यहां पे दो ब्राइट फ्रिंजें मिल रही हैं, दो ट्रफ एंड ट्रफ मिल रहे हैं, यहां भी दो ट्रफ एंड ट्रफ मिल रहे हैं, यहां भी दो ट्रफ एंड ट्रफ मिल रहे हैं, क्लियर? सिमिलरली आप यहां देखिए दो ट्रफ एंड ट्रफ, दो ट्रफ एंड ट्रफ, दो ट्रफ एंड ट्रफ, दो ट्रफ एंड ट्रफ मिल रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है? अगले में देखिए यहां भी दो ट्रफ एंड ट्रफ मिल रहे हैं, यहां भी दो ट्रफ एंड ट्रफ मिल रहे हैं, यहां दो ट्रफ एंड ट्रफ मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो क्रस्ट एंड क्रस्ट मिल रहे हैं, यहां दो क्रस्ट एंड क्रस्ट मिल रहे हैं। इस बार देखो मेरा पेन देख चलिए, यहां भी दो क्रस्ट एंड क्रस्ट मिल रहे हैं, यहां भी दो क्रस्ट एंड क्रस्ट मिल रहे हैं, यहां भी दो क्रस्ट एंड क्रस्ट मिल रहे हैं, यहां भी दो क्रस्ट क्रस्ट मिल रहे हैं। जब दो वेव सेम फेज में मिलते हैं, वर्डिंग सुनिएगा ध्यान से, जब दो वेव सेम फेज में मिलते हैं, दो क्रस्ट क्रस्ट मिल रहे हो, दो ट्रफ और ट्रफ मिल रहे हो, तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो आर मैक्सिमम होता है, जिसकी वैल्यू आर मैक्स इक्वल टू A1 प्लस A2। इस तरह के इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर है? दूसरा, जब ये अपोजिट फेज मिलेंगे, मैं इसको ब्लैक कलर यूज करता हूं, आप ध्यान रखिएगा, तो वहां बनता है डार्कनेस। जब अपोजिट फेज मिलते हैं वहां क्या होता है, डार्कनेस। देखो एक ट्रफ एक क्रस्ट यहां मिल रहा है ब्लैक कलर, एक ट्रफ एक क्रस्ट यहां मिल रहा है ब्लैक कलर, अल्टरनेटली एक ट्रफ और एक क्रस्ट यहां मिल रहा है ब्लैक कलर, क्लियर है? यहाँ पे एक ट्रफ और एक क्रस्ट मिल रहा है ब्लैक कलर, यहाँ भी एक ट्रफ और एक क्रस्ट मिल रहा है ब्लैक कलर, यहाँ भी एक ट्रफ और क्रस्ट मिल रहा है ब्लैक कलर, यहाँ भी एक ट्रफ और क्रस्ट मिल रहा है ब्लैक कलर, यहाँ भी ट्रफ और क्रस्ट मिल रहा है ब्लैक कलर, यहाँ भी ट्रफ और क्रस्ट मिल रहा है ब्लैक कलर, यहाँ भी ट्रफ और क्रस्ट मिल रहा है ब्लैक कलर, यहाँ भी ट्रफ और क्रस्ट मिल रहा है ब्लैक कलर। इसका मतलब जब ये अपोजिट फेज मिलते हैं तो वहां लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है या डार्क बनता है, ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस इज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। दो वेव के सुपरपोजिशन का एक रिजल्ट है। बस में दो वेव y1 और y2 जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो उनके मिलने से कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम और कहीं लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्लियर है? जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 से, जब आपका एम्पलीट्यूड r की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर है? और जब आर आपका मिनिमम होता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस की, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। और इंटरफेरेंस समझने से पहले हम जान लें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए इंटरफेरेंस का। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है? कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, पहला कंडीशन कि जो दोनों वेव चल रही हैं उनका जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस या तो जीरो हो दोनों वेव का, या फिर कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट, पहली पॉइंट। दूसरा, दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड हो वो नियर अबाउट इक्वल होना चाहिए, जिससे जब कंस्ट्रक्टिव बने तो वहां 100% ब्राइटनेस हो, और जब डिस्ट्रक्टिव बने यानी कि एम्पलीट्यूड जब मिनिमम हो तो उस केस में 100% जीरो इंटेंसिटी वाली कंप्लीटली डार्क बने। इसलिए दोनों का एम्पलीट्यूड लगभग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी इज द सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, क्लियर है? तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इस कंडीशन पे हमारा इंटरफेरेंस प्रोसेस क्या होता है, अक्कर होता है। और इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस इज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स व्हेन टू वेव्स आर प्रोपोगेटिंग, टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम इंटेंसिटी, ठीक है, आर प्रोपोगेटिंग इन सेम डायरेक्शन, आर प्रोपोगेटिंग इन सेम डायरेक्शन, due to their superposition somewhere intensity is maximum and somewhere intensity is minimum. When they meet in same phase, then intensity is maximum. When they meet in opposite phase, intensity is minimum.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जैसे हम आपको डायग्राम बना के दिखाया आपने। क्लियर है? अब पॉइंट आता है कि अगर सेम फेज मिले उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? उस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा आर वो मैक्सिमम होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी ध्यान देखिएगा, आपने लिखा है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। यहाँ पे अगर cos फाई इज इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, उस केस में आर मैक्सिमम होगा a1 प्लस a2 होल स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो उस केस में आ जाएगा a1 प्लस a2। और cos फाई 1 कब होगा, जब फाई इज इक्वल टू क्या हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और अप टू सो ऑन 2n पाई हो। क्लियर है? तब जाकर के क्या होगा, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। अब उस केस में थोड़ा हम और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो वेव अगर हमारा ऐसे प्रोपेगेट हो रहा है, ठीक है, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में 2 पाई चलता है, 0 से लेके 2 पाई, तो यहां पे क्या हो कंस्ट्रक्टिव बनेगा। क्लियर है? 2 पाई पे, 4 पाई पे, या आप कह लो 6 पाई पे, तो इस जगह क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये पाई कह लीजिए, अगर वेवलेंथ के फॉर्म बोलोगे उसे लैम्डा बोल लीजिए। इसका मतलब अगर फाई में बात करूं फेज डिफरेंस 2 एंड पाई होना चाहिए, या जो आपका लेंथ होनी चाहिए, या बोलते हैं वेव लेंथ या फेज डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, वो क्या होना चाहिए एन लैम्डा होना चाहिए। क्लियर है? फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात करते हैं फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, जब आपका आर क्या हो मिनिमम हो जाए, यानी कि आर मिनिमम कब होगा, जब आपका फाई क्या हो जाए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और फाई का क्या हो cos फाई अगर हमारा -1 हो जाए तो हमारा आर मिनिमम क्या आ जाएगा, मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। क्लियर है? a1 माइनस a2 का मतलब हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कौन सा इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव। इस केस में क्या होगा, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या है, इसलिए यहां पे क्या बनेगा, डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, डार्क जो आपकी एक पट्टी बनेगी वो डार्क बनेगी। क्लियर है? तो बोलते हैं डार्क फ्रिंजेस बोलते हैं हम लोग। तो a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, इस केस में इंटेंसिटी क्या होगी मिनिमम, या एम्पलीट्यूड क्या होगा मिनिमम होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका मिनिमम अंडर रूट, सॉरी, और इसको निकालो क्या आएगा a1 माइनस a2। क्लियर है? दिस इज योर एम्पलीट्यूड। क्लियर है? तो ये फाई -1 कब होगा, जब फाई की वैल्यू क्या हो, पाई हो, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, या 2n माइनस 1 पाई हो। ठीक है? अब आप देखिए ये कब होगा, आप फिर उसी डायग्राम दोबारा देखिए, ये आपका है 0, ये आपका है पाई, ये आपका है 2 पाई, ये आपका है 3 पाई, ये आपका है 4 पाई। तो इस वाले पोजीशन पे डिस्ट्रक्टिव होगा डी, और इस वाले पे कंस्ट्रक्टिव होगा सी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए क्या है कि ये वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं लैम्डा के फॉर्म में इसी बोलूं, क्या लिखोगे, लैम्डा का फॉर्म लिखोगे n माइनस 1/2 लैम्डा। क्लियर है? n माइनस 1/2 लैम्डा लिखोगे, किस लिए, अगर वेवलेंथ लैम्डा के फॉर्म में हम बात करें फेज डिफरेंस की, ठीक है, या पाथ डिफरेंस की बात करें, उसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। तो n माइनस 1/2 लैम्डा लिखेंगे। इन सारी कहानी का जो ऑब्जर्वेशन था वो किया यंग्स ने किया। किसने किया? यंग्स ने। और यंग्स ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, दैट इज कॉल्ड द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? उसके बेसिस पे हम कितना पाथ डिफरेंस है, कितना फेज डिफरेंस है दो वेव का, कंस्ट्रक्टिव कब बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव कब बन रहा है, उसी कहानी को समझते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है? क्या है ध्यान सुनिएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 1801 में थॉमस यंग्स was the first person who demonstrated the experimentally the interference of the light। उन्होंने क्या किया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया। कैसे? उन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया S, दिस इज योर सोर्स S। क्लियर है? और एक सिंगल स्लिट लगाया
तो उस सोर्स से लाइट क्या हुई, चली, और उसके बाद उन्होंने एक दूसरा स्लिट लगा दिया, इसे बोलते हैं डबल स्लिट, सिंगल स्लिट है डबल स्लिट, इसमें 2 होल और बना दिए, ठीक है। 2 होल बनाने से क्या हो गया, ये S1 एक सोर्स बन गया, दूसरा S2 बन गया। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले तो इंटरफेरेंस कंडीशंस क्या है, लाइट कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स मतलब एक ही सोर्स से दोनों सोर्स बने होने चाहिए, क्लियर है। और लाइट मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, लाइट एक ही कलर का होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर का होना चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है कि दोनों सोर्स लाइट किसी एक सोर्स में डिपेंडेंट हो। तो हमने क्या किया, एक सोर्स S से 2 सोर्स बनाए, मतलब S से हमने 2 सोर्स बनाया, S1 और S2, क्लियर है। अब इसका और इन दोनों का एम्पलीट्यूड लगभग सेम होगा, A1 इक्वल टू A2 होगा, फ्रीक्वेंसी F1 इक्वल टू F2 होगा, क्लियर है। दोनों फेज सेम फेज में चलेंगे या कांस्टेंट फेज में चलेंगे। अब उस केस में जब दोनों सेम फेज मिलेंगे तो उस केस में क्या होगा, ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, बोलते हैं फ्रिंज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिंजेस, ठीक है। ब्राइट पट्टी बनेगी, फ्रिंज मतलब पट्टी, ब्राइट पट्टी बनेगी। अपोजिट फेज मिलेंगे तो डार्क मतलब काली पट्टी बनेगी, क्लियर है। तो इस तरह का देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब आप ऑयल हो, ऑयल वाटर के ऊपर स्प्रिट कर जाए तो देखो डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, वो इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं, डिफरेंट कलर्स चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। कहीं ब्राइटनेस कहीं डार्कनेस की वजह से वो चमकीला दिखाई देता है, वो इंटरफेरेंस है, थिन फिल्म ऑफ ऑयल, ठीक है, वो इंटरफेरेंस की कहानी है। अब इसको डेमोस्ट्रेट करने के बाद यंग्स ने क्या देखा कि ये सिंगल सोर्स से जब वेव आपके चलना शुरू की, देखिए सेम फेज मिल रहा है, सेम फेज सेम फेज सेम फेज सेम फेज, तो सेम फेज में है, इसका मतलब क्या बना है, यहाँ पे क्या बना है, ब्राइट फ्रिंजेस बने, देखो यहाँ पे ब्राइट है, क्लियर है। और यहाँ देखो डार्क फ्रिंजेस डिफरेंट फेज में है, डिफरेंट फेज में है, डिफरेंट फेज में सारे, तो यहाँ क्या बन रहा है, डार्क फ्रिंजेस बन रहा है, क्लियर है। तो ये ब्राइट फ्रिंजेस P2 P1, डार्क फ्रिंजेस O ब्राइट फ्रिंजेस, सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनेगा, फिर P1 डैश डार्क फ्रिंज, P2 डैश डार्क फ्रिंज। तो ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क अल्टरनेटली बनना शुरू हो जाते हैं। ब्राइट में क्या है, दोनों सेम फेज देखो मिल रहे हैं, और डार्क में क्या है, दोनों अपोजिट फेज मिल रहे हैं। जब अपोजिट फेज मिलेंगे तो इंटेंसिटी या आप कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए, जब आप 11th क्लास पढ़ते थे तो वहां लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि रूट आई इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ने पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है, एम्पलीट्यूड घटने पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट घटती है। तो जब सेम फेज मिल रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, मैक्सिमम हो रही है, आर मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2, तो उस केस में इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और अपोजिट फेज में तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम, क्लियर है। तो इस कहानी को हम बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं इंटेंसिटी के फॉर्म में, देन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले इंटेंसिटी बात कर लेते हैं कि इंटेंसिटी क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या कह सकते हो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। सिमिलरली आप I1 इज इक्वल टू क्या होगा, के A1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू क्या होगा, के A2 स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं जो आर है, एक जगह यहाँ आर कर सकते हो, आर भी एम्पलीट्यूड ही है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपने लिखा था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव लिखा था। तो आप यहाँ लिख सकते हो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2 कॉस फाइव। ऑब्वियसली आप देखो यहाँ से कर सकते हो ना, आर इज इक्वल टू क्या, के कांस्टेंट, इसको 1 मान लो, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट आई, ठीक है। या आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई कह सकते हो, आप ऐसे कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई। सिमिलरली A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I1। तो हमने क्या किया, आर जगह आई पुट कर दिया, A1 जगह आई पुट कर दिया, इसके I2 पुट कर दिया, इसके साई वैल्यू पुट कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, I इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर फॉर द मैक्सिमम, अगर फाइव इक्वल टू 1 हो जाए, और यही आई मिनिमम कब होगा, रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। अगर दोनों अपोजिट फेज मिलेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और सेम फेज में मिलेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। तो ऐसे केसेस में अगर मैं कहूं आई मैक्स अपॉन आई मीन कितना होगा, तो आप लिखते हो रूट I1 प्लस रूट I2, ओके,
का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। आप यहाँ से I2 कॉमन ले लो, I2 रूट I2 कॉमन लोगे तो क्या है बाहर, I2 सिर्फ बाहर आएगा ना, रूट I2 कॉमन लोगे तो रूट I2 बाहर आएगा, तो 1 रूट I1 अपॉन रूट I2 यहाँ बचा प्लस 1, और यहाँ बचा I2 कॉमन लोगे यहाँ पे तो रूट I1 अपॉन रूट I2 माइनस 1, तो I2 कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास। अगर मैं कहूँ I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड रेशियो A1 बाई A2 होता है तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट लगाओगे तो यहाँ में रूट लगेगा, तो यहाँ में रूट लगेगा, तो क्या हो जाएगा R, तो इसे लिखोगे R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1, दिस इज योर I मैक्स अपॉन I मीन, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। क्लियर है, R इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड रेशियो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपको अगर दिया हो तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ बोथ, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हमने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया था आपको। क्लियर है, क्या है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, दोनों में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट डाउन द हेडिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करें, चलिए। हमने क्या किया, एक स्लिट लिया जिसको सोर्स S बनाया, उससे हमने फिर उसके बाद दो स्लिट और लिए जैसे एज पर द प्रीवियस, उससे सोर्स बनाया S1 और S2। अगर इन दोनों के बीच, दो स्लिट के बीच डिस्टेंस, दो सोर्स बीच डिस्टेंस d हो, स्मॉल d, तो और यहाँ हमने एक स्क्रीन लगा दिया जिसका डिस्टेंस यहाँ से क्या है, कैपिटल D है। उस केस में सेंटर बताया था क्या बनता है, ब्राइटनेस बनता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सेम फेज मिलते हैं सेंटर पे, तो यह क्या होता है, ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। हम मान लेते हैं कि इन दोनों लाइट की वजह से यहाँ कहीं एक फ्रिंज बन रहा है, और हमें नहीं पता कि वो क्या है, डार्क है कि ब्राइट है। क्लियर है, इस पॉइंट को मान लो P है, तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस पे। सेम हियर यू हैव टू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने। हमने एज्यूम किया कि ये डिस्टेंस जो P है वो सेंटर से O से, जो या पॉइंट O है, O से X डिस्टेंस पे है। क्लियर है, और ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर ये M मान लें और इसको मैं मान लूं N, तो पी एम की वैल्यू क्या होगी, पी एम इज इक्वल टू होगा x माइनस डी बाई टू। यस या नो, आप देख बताइए, x माइनस डी बाई टू। और आपका पी एम नहीं, ये S1M बोलेंगे इसको, सॉरी, दैट इज कॉल्ड दी S1M, पी एम नहीं, एस, हाँ पी एम, हाँ ठीक है, पी एम ही है, सॉरी पी एम इज इक्वल टू x माइनस डी बाई टू। सिमिलरली पी एन इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस डी बाई टू। आई बात समझ में, क्लियर है। अब पाथ डिफरेंस क्या होगी, ध्यान देखिएगा, S1P पहला वेव है, S2P दूसरा वेव है। हमने क्या किया, S1 से S2P पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज करो ये क्या है, MN, इसको कुछ और मान लेते हैं हम लोग, सपोज करो ये A पॉइंट है। क्लियर है, दिस इज योर A पॉइंट। तो S1 से A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस यही बचा ना, S2 माइनस A, दिस इज पाथ डिफरेंस। तो S2A is your path difference. This is your path difference. क्लियर, यही हमें कैलकुलेट करना है, और ये कितना आ रहा है उसी के बेसिस पर हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। क्लियर है, S2A हम कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहले आप क्या करिए, S1P निकाल दीजिए, फिर S2P निकाल दीजिए, दोनों का डिफरेंस यही तो है, S2P माइनस S1P इज योर पाथ डिफरेंस। अगर हम S2P निकाल दें और S1P निकाल दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल S1PM, ठीक है, तो फ्रॉम ट्रायंगल S1PM एज पर द पाइथागोरस थ्योरम, अब देखिए S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, ठीक है, S1M स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, तो S1P स्क्वायर इज इक्वल टू होगा S1M स्क्वायर
प्लस पी एम स्क्वायर। S1P स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया S1M इज योर कैपिटल D स्क्वायर एंड दिस योर x माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। सिमिलरली S2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा D स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। हमें निकालना क्या है S2P माइनस S1P। तो आप क्या करिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा S2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी एंड डी कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? और सिंप्लीफाई करिए, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर लिख सकते हो S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P एंड दैट इज इक्वल टू, क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी प्लस दूसरे में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स डी, दोनों का स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? लेकिन दोनों के बीच क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन लगा हुआ है, तो ऐसे हम माइनस साइन लगा देंगे, दिस इज योर माइनस साइन, दिस इज योर माइनस साइन। क्लियर है? सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2xd आ जाएगा ये। क्लियर है? तो आपका वैल्यू क्या आ गया S2P प्लस S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd। बट ध्यान सुनिएगा, बट वी नो दैट capital D is greater than small d. In that case, then you can say S1P is equal to S2P is near about D, not exactly D. ये assumption हमारा है। क्लियर है? तो near about D है, इसका मतलब क्या हुआ कि this is your D and this one is also D, तो आप लिख सकते हो 2D, you can write 2 capital D into S2P minus S1P is equal to 2x small d। तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, हमारा आंसर आ गया। दिस इज योर पाथ डिफरेंस। यही तो हमें कैलकुलेट करना था कि हमारा पाथ डिफरेंस क्या होगा। क्लियर है? दो वेव अगर प्रोपेगेट हो रही है उनके पाथ का डिफरेंस क्या होगा, तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू एक्स डी बाई कैपिटल डी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो तो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर है तो उस केस में पाथ डिफरेंस फॉर्मूला बताया था मैंने, आप क्या एन लैम्डा बोला था। फेज डिफरेंस क्या था 2n पाई और पाथ डिफरेंस n लैम्डा, तो n लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डी बाई कैपिटल डी, तो x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दिस इज योर विड्थ ऑफ दी, मतलब कितना सेंटर से कितने डिस्टेंस पे कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं, वो है n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के इक्वल। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो तो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो तो क्या होगा, उस केस में जो आपने पाथ डिफरेंस लिखा है वो क्या होगा n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा होगा। क्लियर है? और ये इक्वल टू क्या है x डी बाई कैपिटल डी, सो x इज इक्वल टू n minus 1 by 2 lambda into capital D by small d. This is your position of the destructive यानी dark fringes from the O। ठीक है? जो सेंट्रल मैक्सिमा है वहां से डार्क फ्रिंजेस का क्या डिस्टेंस है या ब्राइट फ्रिंजेस का क्या डिस्टेंस है वो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है? तो अगर मैं कहूं, ध्यान सुनिएगा, ये स्क्रीन है हमारा जो आपने इससे पहले देखा था डायग्राम, ये हमारा स्क्रीन है और ये इसका सेंटर है। तो पहला डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा और दूसरा डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ x1 फॉर डार्क ब्राइट के लिए, ठीक है, x1 क्या होगा, आपने लिखा n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 होगा पहले डार्क फ्रिंज के लिए। क्लियर है? तो n इक्वल टू 1 रखोगे तो x1 इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा डी, पहले ब्राइट फ्रिंज के लिए लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। दूसरा ब्राइट फ्रिंज कहाँ होगा, x2 इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। क्लियर है? तीसरा कहाँ होगा ब्राइट फ्रिंज,
3 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। क्लियर है? तो इसका मतलब दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्रिंज विड्थ। इसे हम बीटा से दिखाते हैं, दैट इज योर x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 का रूट क्या आएगा? 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी माइनस लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, मैं अगले पेज पे आ जाता हूँ क्योंकि विजिबल नहीं होगा आपको, ठीक है? दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो गैप होता है बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा। तो x2 माइनस x1, x2 क्या हो गया? 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी माइनस लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। क्लियर है? तो क्या गया? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। क्लियर? आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? कैसे? ध्यान सुनिएगा। एक फ्रिंज है एक्स एन जो कि एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी है, और दूसरा है एक्स एन माइनस वन, उससे पहले वाला तो एन माइनस वन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होगा? एक्स एन माइनस वन, दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। क्लियर है? तो इस केस में क्या लिखोगे? एक्स एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी माइनस एन माइनस वन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। इसको सॉल्व करो तो वही वैल्यू आएगी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। क्लियर है? तो फ्रिंज विड्थ जो होती है कांस्टेंट होती है, मतलब अल्टरनेट डिस्टेंस पे मैक्सिमा मिनिमा बनता है, और दो ब्राइट के बीच का गैप या दो डार्क के बीच का गैप क्या होता है? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं इसको हम लोग। क्लियर है? ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए x1 क्या होगा? आप लिखा n माइनस वन बाई टू लैम्डा लिखा है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो अगर n इज इक्वल टू वन लिखो तो क्या आएगा? 1 बाई टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ऐसे x2 क्या होगा? 2 माइनस वन बाई टू, टू टू जा 4 माइनस वन, यानी कि 3 बाई टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ऐसे x3 इज इक्वल टू क्या होगा? 5 बाई टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो ये पोजीशन किसका है? डार्क फ्रिंजेस के हैं। दिस इज पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो ब्राइट एंड डार्क अल्टरनेटली क्या होगा? बनना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द होल थिंग इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम पहले दिखाया था आपका, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। सुपरपोजिशन के बेसिस पे हमने रिजल्टेंट निकाला था। क्लियर है? और देन दिस इज कॉल्ड द a1 प्लस ए टू कॉस फाइव को हमने a कॉस थीटा माना था, a2 साइन फाइव को हमने a साइन थीटा माना था। दोनों को ऐड किया तो ये कैपिटल ए आया, जिसे हमने कैपिटल आर लिखा है हम लोगों ने। ठीक है? तो कैपिटल आर लिखो चाहे कैपिटल लिखो, बात देखी है। तो कैपिटल ए स्क्वायर वैल्यू क्या आ गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया? ये बताया कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हमने देखो यहाँ पे ये किया, फिर i1 फिर i2, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट किया तो हमें क्या मिल गया? i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस टू रूट i1 i2 कॉस फाइव। ठीक है? दिस इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस टर्मिनोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। cos फाइव इज इक्वल टू वन, यानी कि फाइव इज इक्वल टू या तो जीरो या 2 पाई या 4 पाई, दैट इज योर 2n पाई भी लिख सकते हैं हम। क्लियर है? तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा या n लैम्डा। मैंने यही कहा था आपसे, सेम एज इट इज। ठीक है? ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो यहाँ cos फाइव क्या होगा? -1 या पाई 3 पाई 5 पाई, ये लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है? या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू 3 लैम्डा बाई टू 5 लैम्डा बाई टू, या 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू लिखो, या लैम्डा माइनस वन बाई टू n माइनस वन बाई टू लैम्डा लिखो, बात एक ही है। क्लियर है? इसके बाद आता है कि कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस। तो कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। कोहेरेंट मतलब ऐसा सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो ऐसे सोर्स बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये है कि लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए। क्लियर है? फिर हमने आपको ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन डिस्कस किया। ठीक है? मैक्सिमम मिनिमम कंडीशंस हमारे पास ये था, एक सेकंड, यू कैन सी, हाँ ये हमने डिस्कस किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो आपके सामने S2P माइनस S1P माइनस S1P इज इक्वल टू दिस एंड दिस, दोनों को डिफरेंस कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद, डिफरेंस करने के बाद ये हमने लिखा 2xd, और ये वैल्यू हो गया दिस, इसको हमने d और d मान लिया। तो दिस योर 2 and 2 कैंसिल आउट, xd अपॉन कैपिटल D। तो पाथ डिफरेंस P इज इक्वल टू xd अपॉन कैपिटल D। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया पोजीशन ऑफ दी ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस किस जगह पे होंगे? क्योंकि पाथ डिफरेंस क्या होता है? n लैम्डा बराबर होता है। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए x इक्वल टू क्या गया? n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। क्लियर है? तो सेंट्रल, जब x इक्वल टू जीरो हो तो सेंट्रल ब्राइटनेस बनेगा, x इक्वल टू वन होगा तो d लैम्डा बाई स्मॉल d बनेगा, x इक्वल टू टू हो तो ये बनेगा।
तो nth हो तो ये बनेगा। क्लियर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया आपको पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या किया, p इज इक्वल टू दिस 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 रखोगे तो पहला केस में 1/2 d लैम्डा बाई 2 आएगा, दूसरे में 3/2, तीसरे में 5/2। तो ऐसे हमने करते करते nth के लिए क्या आएगा 2n-1 लैम्डा d अपॉन 2d लिखो, या n-1/2 लैम्डा d बाई स्मॉल d लिखो डार्क फ्रिंजेस के लिए। क्लियर है, ये सारी स्टोरी हमने डिटेल में डिस्कस की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या फ्रिंज विड्थ की बात की। फ्रिंज विड्थ मतलब दो अल्टरनेट फ्रिंजेस के बीच का जो गैप होता है, दो ब्राइट के बीच का या दो डार्क के बीच का, दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। तो हमने फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी बेसिस पे हम लोग अगर वेवलेंथ मेजर करना हो तो हम फ्रिंज विड्थ के बेसिस पे वेवलेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं इजीली। क्लियर है, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल come along with the diffraction. Clear है, so thank you everyone, thank you so much.